हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरोजनी नायडू जी। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, जैसे कि सरोजनी नायडू की जीवन शैली, सरोजनी नायडू की शिक्षा व विवाह संबंधी, सरोजनी नायडू का साहित्य परिचय, सरोजनी नायडू का भारत की कोकिला, सरोजनी नायडू का राजनीतिक जीवन, सरोजनी नायडू द्वारा नारी शिक्षा व अधिकारों पर बल, सरोजनी नायडू की स्मृति में डाक टिकट, सरोजनी नायडू की मृत्यु। अब हम जानते हैं उनकी जीवन शैली के बारे में। सरोजनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1890 हैदराबाद में हुआ था। वह एक सुप्रसिद्ध कवयित्री और भारत देश के सर्वोत्तम राष्ट्रीय नेताओं में से एक थीं। वह भारत के संविधानता संग्राम में सदैव आगे रहीं और युवा शक्ति को भी उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। उनके पिता का नाम अरोध्यनाथ चट्टोपाध्याय और उनकी माता वरदरा सुंदरी की 8 संतानों में से एक थीं सरोजनी नायडू जी। उनके पिता एक वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। माता वरदना सुंदरी भी कविता लिखती थीं। सरोजनी नायडू जी अंग्रेजी और गणित में निपुण थीं, लिए उनके माता पिता चाहते थे, परंतु सरोजनी के लिए गणित के सवालों में मन लगाने की बजाय एक कविता लेख लिखना ज़्यादा आसान था। उन्होंने महसूस किया कि वह अंग्रेजी भाषा में भी आगे बढ़ सकती हैं और लगभग 13 वर्ष की आयु में सरोजनी जी ने 1300 पदों की झील की रानी नामक लंबी कविता लिखी। लगभग 2000 पंक्तियों का एक विस्तृत नाटक लिखकर अंग्रेजी भाषा पर अपना अधिकार सिद्ध कर दिया था। तो उनके पिता ने सरोजनी की अंग्रेजी कविताओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एस चट्टोपाध्याय कृत पोयम्स के नाम से सन 1903 में एक छोटा सा कविता संग्रह प्रकाशित किया। अब हम जानते हैं सरोजनी नायडू जी की शिक्षा व विवाह संबंधी। 12 साल की छोटी सी उम्र में सरोजनी ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी और मद्रास प्रेसिडेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद सर्वोत्तम शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां उन्होंने लंदन के किंग कॉलेज में और उसके बाद कैम्ब्रिज के गर्टन कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। कॉलेज की शिक्षा में सरोजनी की विशेष रुचि नहीं थी और इंग्लैंड का ठंडा तापमान भी उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं था, तो इस वजह से वह स्वदेश लौट आईं। डॉक्टर एम गोविंदराजुलु नायडू से सरोजनी नायडू का विवाह हुआ और सरोजनी नायडू ने राजनीतिक व गृहस्थ जीवन में संतुलन बनाए रखा। हैदराबाद में अपना सुखमय वैवाहिक जीवन का आरंभ किया। उन्होंने स्नेह और ममता के साथ अपने 4 बच्चों की परवरिश की। उन्हें हैदराबाद शहर से बहुत प्यार था, जिसकी समृद्ध सभ्यता उनके खून में घुल मिल गई थी। अब हम जानते हैं सरोजनी नायडू जी के साहित्य परिचय के बारे में। वह लगभग 20 वर्ष तक कविताएं लेखन कार्य करती रहीं और इस प्रकार से उन्होंने 3 कविता संग्रह प्रकाशित किए। उनके कविता संग्रह द्वारा 1912 में बर्ड ऑफ टाइम और 1917 में ब्रोकन विंग ने उन्हें एक प्रसिद्ध कवियत्री बना दिया था। उनको भारतीय और अंग्रेजी साहित्य जगत की स्थापित कवियत्री माना जाने लगा, किंतु वह स्वयं को एक कवियत्री नहीं मानती थी। सच्चे दिल से वह भारत के श्रमिक वर्गों के लिए चिंतित थीं। अपनी मातृभूमि को दासता से मुक्त कराने का स्वप्न वह सदैव देखती थीं। उनके मन में समस्त मानव जाति के लिए प्रेम था। उनकी कविताओं ने आधुनिक भारतीय साहित्य पर अपनी विशिष्ट छाप अंकित की है। वह शब्दों की जादूगरनी थीं। शब्दों का रचना संसार उन्हें आकर्षित करता था। उनका मन शब्द जगत में ही समाता था। वह बहुभाषीविद थीं। वह क्षेत्र के अनुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगाल, गुजराती भाषा में देती थी, लेकिन लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर उन्होंने वहां स्थापित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब हम जानते हैं कि सरोजनी नायडू जी कैसे भारत की कोकिला बनी। मद्रास विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उन्हें इतने अधिक अंक प्राप्त हुए जितने इससे पहले किसी को भी प्राप्त नहीं हुए थे। उनके पिता गर्व से कहते थे कि वह वैज्ञानिक ना बन सकी, किंतु उन्होंने माँ से प्रेरणा लेकर कविताएं लिखी, बंगाल भाषा में नहीं बल्कि अपितु अंग्रेजी में। स्वदेश में उन्हें गाने वाली चिड़िया का नाम मिला और विदेश इंग्लैंड में उन्हें भारत की कोकिला कहकर सम्मानित किया गया। डायरी लेखन, नाटक, उपन्यास आदि सभी विधाओं में उन्होंने रचनाएं की। अब हम जानते हैं सरोजनी नायडू जी के राजनीतिक जीवन के बारे में। सरोजनी नायडू जी देश की राजनीति में कदम रखने से पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ काम कर चुकी थीं। गांधी जी जातीय सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे और सरोजनी नायडू ने स्वयंसेवक के रूप में उन्हें सहयोग दिया था।
भारत लौटने के बाद तुरंत ही वह राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल भी हो गई थीं। वह शुरू से ही गांधी जी और कांग्रेस के प्रति वफादार रहीं। सरोजिनी नायडू की राजनीतिक यात्रा लगभग 24 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ होती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही महिला स्वशक्तिकरण आंदोलन शुरू हो गया था और वह कांग्रेस पार्टी के प्रमुख बनकर इस आंदोलन को उन्होंने बल दिया था। गांधी जी से उनकी मुलाकात कई वर्षों के बाद सन 1914 में लंदन में हुई। गांधी जी के साथ रहकर सरोजिनी की राजनीतिक सक्रियता बढ़ती गई। वह गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थीं। गांधी जी से पहली बार मिलने के बाद सरोजिनी नायडू का ज़्यादातर वक्त राजनीतिक कार्यों में ही बीतने लगा था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी जोर दिया, साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के प्रचार को भी महत्व दिया। उन्होंने अज्ञानता, अंधविश्वास की दीवारों से निकलने पर भी अनुरोध किया। देश को पीछे करने वाली रीति रिवाजों व परंपराओं को छोड़ने की भी अपील की। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अधिवेशन की अध्यक्षता की। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के प्रतिनिधित्व मंडल में सरोजिनी नायडू भी शामिल थी। रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए सरोजिनी नायडू ने महिलाओं को संगठित किया। जब 1932 में महात्मा गांधी जेल गए थे तो उस समय के आंदोलन की बागडोर भी सरोजिनी नायडू के हाथ में सौंप कर गए थे। भारत का पक्ष रखने के लिए गांधी जी ने उन्हें अमेरिका भी भेजा था। भारत के स्वतंत्र होने पर उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। सन 1930 के प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ चलने वाले स्वयंसेवकों में से एक थीं। जब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया और वह जीवन और मृत्यु के बीच थे, तब भी सरोजिनी नायडू ने बड़ी ममता के साथ उनकी सेवा की। पंजाब में जब 1919 में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, तब पूरे देश में अशांति का वातावरण था और समस्त देश में क्रोध भड़का हुआ था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने मन में उग्र प्रतिक्रिया दिखाते हुए अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी, तो सरोजिनी नायडू जी ने भी अपना केसर ए हिंद का खिताब लौटा दिया गया था, जो उन्हें सामाजिक सेवाओं के लिए कुछ समय पहले ही दिया गया था। सरोजिनी नायडू को विशेष रूप से राष्ट्रीय नेता और नारी शिक्षा की समर्थ के रूप में याद किया जाता है। उनकी नज़रों में शिक्षा नारी मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। शिक्षित नारी ही परिवार व समाज की बेहतर बनाती है। जो हाथ पालन झुलाते हैं वही दुनिया पर शासन भी करते हैं। वे अखिल भारतीय महिला परिषद ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई थीं। तभी भारतीय नारी मुक्ति के आंदोलन में उनके योगदान संस्था के लिए उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय महिला परिषद की नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय दफ्तर को सरोजिनी हाउस का नाम दिया गया है। अब हम जानते हैं सरोजिनी नायडू जी की स्मृति में डाक टिकट। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसों के डाक टिकट भी चलाए। इस महान देशभक्त को देश ने बहुत सम्मान दिया। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला, राष्ट्रीय नेता और नारी मुक्त आंदोलन की समर्थक के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। अब हम जानते हैं सरोजिनी नायडू जी की मृत्यु के बारे में। 2 मार्च 1949 को उनकी मृत्यु हो गई थी। वह उस समय राज्यपाल के पद पर नियुक्त थीं, परंतु उस दिन मृत्यु केवल शरीर की हुई थी। उनकी एक कविता में उन्होंने मृत्यु को कुछ देर के लिए ठहर जाने को कहा था। उनकी कुछ पंक्तियां हैं इस प्रकार से: मेरे जीवन की श्रद्धा नहीं मिटेगी जब तक, मत आना ए मृत्यु कभी तू मुझ तक। आने वाली पीढ़ियां इसी प्रकार से उन्हें याद करती हैं और करती रहेंगी। तभी गांधी जी ने उनको सच्चे अर्थों में कहा था कि वह भारत की कोकिला हैं और हमेशा रहेंगी। आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आप सभी के लिए बेस्ट वीडियो लाने के लिए।